व्यूअर्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने लगे कि ईद के बाद जो है पेट की बीमारियां क्यों बढ़ जाती, जिसमें गैस्ट्रोइंटाइटिस का जो लोग शिकार हुए हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो अस्पतालों का उन्होंने रुख किया है। इसके साथ साथ बदहजमी का शिकार है, कॉन्स्टिपेशन का शिकार है और भी बहुत से पेट से रिलेटेड मसाइल जो हैं आजकल जो हैं वो रूनुमा हुए हैं और हम इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान नईम, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है। ईद के बाद आप खैरियत से हैं? अगर कम खाएंगे तो सब खैरियत से रहेंगे। अच्छा, आपने बहुत कम खाया? हाँ, बस मुनासिब मिकदार में लेना चाहिए अपनी जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक। यही अच्छा, ये पेट दर्द बहुत ज़्यादा देखने में आई। मेरे अपने घर में भी ये मसला हुआ था कि एकदम से कंज्यूम किया, पेट में दर्द है, समझ नहीं। हालांकि कम भी खाया लेकिन ये पेट दर्द जो थी ये हर दूसरे बंदे को हो गई। तो ये गर्मी का मौसम की वजह थी या गोश्त, जिस तरह मैंने कहा है कि अक्सर आपको पता है 2-3 घंटे में गोश्त खराब हो रहा था, ये वजह थी कि ज़्यादा खाने की से हो रहा था? अब अगर तमाम वजूहात की बात की जाए, पेट दर्द क्यों होता है? अगर पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होगा तो मैदे में तेजाबियत बढ़ी है, इस वजह से हो रहा है। अगर दरमियानी हिस्से में होगा तो जरासीम की वजह से हो रहा है, जैसे जिसे गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं। गोश्त ज़्यादा खाएंगे तो मैदा ख़राब होगा, गोश्त ख़राब खाएंगे तो मैदा ख़राब होगा। अगर सलाद के साथ नहीं खाएंगे यानी कि फ़ाइबर साथ नहीं लेंगे तो मैदा भी ख़राब होगा, बवासीर भी होगी, फिशर के मसाइल हो सकते हैं और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, जिस लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। तो बेसिकली जो पेट में दर्द है वो बहुत सी बीमारियों का एक सिग्नल है, एक अलार्म है। कुछ लोगों को हमने देखा कि ईद का गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से लबलबे की सोजिश हो गई, कुछ लोगों को अल्सर की ब्लीडिंग हो गई। और अब इन सब चीज़ों ने जो आपको साइन देना है वो पेट का दर्द ही है। तो पेट का दर्द किस वजह से हो रहा है, उसकी तशखीस क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कोई शक नहीं, ख़राब गोश्त खाने से भी पेट दर्द होगा, ज़्यादा गोश्त खाने से भी पेट दर्द होगा। मिर्च मसाला और ऑयल में तला हुआ अगर गोश्त खाएंगे तो उससे भी पेट दर्द होगा। तो पेट दर्द की तशखीस ज़रूरी है उसके इलाज के तयन के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अक्सर लोग जो हैं वो ऑर्गन्स बड़े शौक से खाते हैं, जिसमें ओजरी है, कलेजी है और भी पाए हैं, तो उसके बाद भी देखा है कि उनकी तबीयतें ठीक नहीं रही। तो ये जो ऑर्गन्स खाना आपके मुताबिक ये ठीक है? नहीं खाने चाहिए, ऑर्गन्स को अवॉइड करना चाहिए। उनमें बेसिकली ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं एनर्जी का, यूरिक एसिड का, क्योंकि उनका छोटी जगह पे ज़्यादा काम करें। जैसे दिल है एक जगह, उसमें पूरे बॉडी को सप्लाई करना है, तो वो बहुत रिच होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में तो हैं लेकिन उसके साथ साथ वो जब कंज्यूम होंगे, ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ खाएगा उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा, यूरिक एसिड वाला खाएगा उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा, जिन्हें दिल के मसाइल हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। तो अमूमी तौर पे एज ए डॉक्टर हम प्रोटीन जब खिलाना चाह रहे होते हैं किसी को तो उसे कहते हैं लीन प्रोटीन खाए। अच्छा, लीन से मुराद ये है कि मसल हो, पट्ठा हो, लेकिन उसमें ऑयल ना हो। और ऑर्गन्स को तो बिल्कुल अवॉइड करें। अगर उसे कोई बैक एंड पे कोई भी किसी किस्म की बीमारी है, हमें क्या पता, एक यंग कोई है जिम वगैरह कर रहा है तो वो खा लेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पाए भी खाएगा, निहारी भी खाएगा, उसके अलावा ये दिल कलेजी सब कुछ खाएगा। लेकिन नॉर्मल लोगों को जो अपनी मिडल एज में है, मिडल एज से मुराद 30 से लेकर अबव, उन्हें ऑर्गन मीट को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बदहजमी और गैस्ट्रो में क्या फ़र्क है? बदहजमी से मुराद ये है खाना हजम नहीं हुआ। ये बेसिकली अलामात को जब आप समझाना चाह रहे होते हैं आम लोगों को तो इन दोनों को इंटरमिक्स किया जाता है। गैस्ट्रो से मुराद ये है कि मैदे का सूज जाना, बदहजमी से मुराद ये है कि खाने का हजम नहीं होना। मैदा जब सूजेगा तो खाना फिर भी नहीं हजम होगा, लेकिन गैस्ट्रो के साथ दर्द भी होगी, बदहजमी के साथ डायरिया हो सकता है, उल्टियां आ सकती हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरचेंजेबल है। हजम ना होना और मैदा खराब होना, इनको आम अल्फाज में इस तरह कह लें। अच्छा, बच्चों और बुजुर्गों को अगर गैस्ट्रो हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी उनकी पूरी होनी चाहिए।
किसी को भी अगर डायरिया या पखानों का मसला हो गया तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पानी की कमी ना हो। अगर पानी की कमी होगी तो बच्चों में तो ये ख़ास तौर पे जानलेवा साबित हो सकती है। अच्छा। बच्चों में और बुज़ुर्गों में गुर्दे के ऊपर असर आ सकता है, तो इसलिए पानी की कमी से बचाव होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम तयन करते हैं ये हुआ क्यों है। अगर तो वायरस की वजह से हुआ है तो इसने खुद सही होना है, लेकिन चूँकि आजकल ये ईद के सीज़न में जो फूड पॉइजनिंग हो रही है वो बैक्टीरियाज की वजह से हो रही है। जैसे गोश्त को सही तरह साफ नहीं किया गया, सही तरह महफूज नहीं किया गया, तो उसके अंदर बैक्टीरिया जो कंटामिनेशन हो रहा है, कंटामिनेशन या नॉर्मल भी मौजूद था, वो बहुत जल्दी जल्दी उनकी ग्रोथ होगी और वो गोश्त को खराब कर देंगे। तो इसलिए इन दिनों में पानी की कमी सबसे पहले पूरी करें, उसके बाद एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। अच्छा, फ्रोजन मीट कितना हार्मफुल होता है एक पेट के लिए? अगर हमने फौरन फ्रीज कर दिया है, फ्रीज करके वापस हमने खाया है, कंज्यूम किया, फिर उसको गर्म किया है, फिर हमने खाया है, हाउ हार्मफुल इट इज? अगर तो उसे प्रॉपरली सेफ नहीं किया गया था तो वो जहर है। अच्छा। फूड पॉइजनिंग जो होती है, पॉइजनिंग का मतलब जहर है। अगर उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करते तो फ्रोजन मीट जब डीफ्रोस्ट होगा, फिर दोबारा पकेगा, फिर दोबारा उसे गर्म किया जाएगा, तो वो जहर है। एक चीज हो गई। हाँ, अगर प्रॉपर तरीके से गोश्त को साफ करके खराब हुए बगैर उसे फ्रीज कर दिया है और एक दफा ही निकाल के पका लिया है तो वो 2 महीने तक भी उसे कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, अगर प्रॉपर -15-20 डिग्री पे उसे फ्रीज किया गया और उसके बाद पका के खा लिया तो फिर उससे मसला नहीं होता। लेकिन हमने देखा लोग गोश्त का बड़ा सा थैला आया, उसे फ्रीज कर दिया, 2 दिन बाद थोड़ा सा उसमें निकाल लिया, थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट किया, थोड़ा पका लिया, 2-3 दिन बाद और थोड़ा सा उसी में से निकाल लिया, थोड़ा डिफ्रॉस्ट किया, फिर दोबारा रख दिया, खराब हो जाता है। वो जहर है। अच्छा। खराब नहीं, वो प्रॉपर जहर है। उससे कुछ भी हो सकता है। अब देखें ना, बैक्टीरिया की हजारों नस्लें हैं। अगर उसमें से कोई खतरनाक बैक्टीरिया उसमें चला गया और उसने ग्रो कर लिया तो उससे जान भी जा सकती है। इस कदर हार्मफुल होता है। तो आप उतना जितना खाना है उतना ही खा लें, फ्रीज बार बार ना करें या गर्म ना करें। छोटे पैकेट्स बनाएं, जितना खाना है 2 पैकेट पका लें, 3 पका लें, लेकिन एक दफा जो चीज गोश्त डीफ्रोस्ट हो गया उससे दोबारा फ्रीज नहीं करना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट इधर बात ये है, सवाल भी मेरा, कि जो मीट को ड्राई करके रखना चाहिए कि मीट को जैसी आए वैसी रखना चाहिए? क्योंकि जिस तरह हम स्टोर करते हैं वो भी बहुत मसला है। हर बंदा डिफरेंट तरीके से स्टोर करता है। कुछ लोग पैकेट्स बनाते हैं, कुछ लोग बॉक्सेस में सेव कर लेते हैं, कुछ लोग इकट्ठा ही एक ही थैले में बांध लेते हैं। कैसे करना चाहिए? इकट्ठा एक थैले में तो बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि गोश्त आए उसे धोएं, साफ करें और छोटे छोटे पैकेट्स बना लें, छोटे छोटे बॉक्सेस बना लें। उसमें से 1 बॉक्स पकाना है या 3 पकाने हैं, ये आप बाद में डिसाइड कर लें। ये सबसे अच्छा तरीका। गोश्त, ताज़ा गोश्त साफ सुथरा फ्रीज कर दिया जाए और जब चाहिए हो उसमें से निकाल के पका लिया जाए, दैट्स इट। अच्छा, ये जो कुर्बानी का गोश्त है ये सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब क्यों होता है एज कम्पेयर टू द अदर मीट फॉर्म्स जो हम लोग घर में लाते हैं या रखते हैं? हम तो यही करते हैं ना, आधा डीफ्रॉस्ट किया बना ले, वो ठीक रहता है। लेकिन ये कुर्बानी वाला गोश्त सबसे ज़्यादा क्यों ख़राब होता है? नहीं, कुर्बानी वाला गोश्त ख़राब नहीं होता। इसमें और नॉर्मल गोश्त के खराबी में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अमूमी तौर पे जो गोश्त आ रहा होता है तो आपने देखा होगा फ्रिजेज में पड़ा होता है। अगर कसाई की दुकान पे भी है तो उसने पंखा चलाया होता है और सफाई का एक ख्याल होता है। कुर्बानी का मसला ये है कि कुर्बानी में बड़ा हैपहैज़र्ड चीज़ें चल रही होती हैं कि पहले उसे ज़िबा किया, फिर उसके बाद खाल उतारी, फिर थोड़ा वेट कर लिया, फिर कोई उधर चला गया उसे पकड़ के लाए, तो चूंकि ड्यूरेशन बढ़ जाता है, कंटेमिनेशन का खतरा भी होता है, और कंटेमिनेशन बढ़ जाती है इसमें। और नॉर्मल गोश्त की खराबी के जो तरकीब है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे हाइजीन नहीं थी, इसलिए वो जल्दी खराब हो गया। और गर्मी आजकल बहुत है, इस वजह से बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है, उसका डबलिंग टाइम बहुत छोटा हो जाता है। चूंकि डबलिंग टाइम छोटा हो जाता है इसलिए वो जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा, घर में जो है आपको पता है कि जो हालात थे पेट के और आपको पता है गैस्ट्रो के, तो घर में कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए विच कैन क्योर
फर्स्ट हमारी फर्स्ट एड घर में क्या होनी चाहिए हॉस्पिटल जाने से पहले? अस्पताल जाने से पहले दो चीज़ें आपने देख लेनी है, एक डिहाइड्रेशन ना हो और एक फीवर ना हो। अगर बुखार और डिहाइड्रेशन नहीं है तो फिर सिंपल होम रेमेडीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रीन टी पी लें, अदरक अजवाइन वाला कहवा पी लें, को पानी की मिकदार, और सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे अहम चीज़ है कि आगे से थोड़ा खाने को ब्रेक लगा लें। अगर पेट खराब हो गया, पेट में दर्द हो गई है, कोई बवासीर का मसला हो गया है, कोई मैदे में जलन शुरू हो गई है, सबसे पहले ब्रेक लगानी है, खाना पीना रोक दें। उसके बाद ग्रीन टी ले सकते हैं, अजवाइन अदरक का कहवा ले सकते हैं और फाइबर्स को बढ़ा लें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड करूँगा, जब भी एक असूल आपको बता देता हूँ, चाहे ईद हो चाहे जो मर्जी हो, वो आप बीमार नहीं होंगे। अपनी प्लेट का 50% फाइबर्स ले लें, फ्रूट वेजिटेबल्स या कोई भी चीज़, 25% कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल और 25% गोश्त। अगर इस असूल पे चलेंगे तो ना सिर्फ ईद पे बीमार नहीं होंगे बल्कि सेहत की तरफ जाएंगे। तो चस्का तो नहीं पूरा होगा ना डॉक्टर साहब? चस्का होगा पूरा, वो 25% में चस्का पूरा करें। अच्छा, थोड़ा थोड़ा खा लें। हाँ, थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़ी देर बाद दोबारा। अच्छा, अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स भी साथ कंज्यूम करते हैं तो वो उसका तो कॉन्ट्रास्ट होता है, वो कैसा होता है? ये तो समझ लें वेड़ा ही गरक करने वाला काम है। एसिड है, कोल्ड ड्रिंक एसिड है, वो आपको तसल्ली देती है, इत्मीनान देती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो हाजमे में बिल्कुल नहीं मदद देती, बल्कि वो मैदे को खराब करती है। बोतल इसीलिए पीते हैं ना कि जल्दी जल्दी हजम हो, हम दोबारा कुछ खाना शुरू करें। तो वो 2-3 तरीके से नुकसान करे। एक तो आप अपना खाना एक प्रॉपर हजम नहीं होने दे रहे, दूसरा मैदे को खराब करें, और तीसरा जो शुगर ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं वो अपनी शुगर ब्लड प्रेशर भी खराब कर रहे हैं। तो ये बोतल वाला तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ईटिंग हैबिट्स के हवाले से बताएं कि क्या क्या हमें ईटिंग हैबिट्स आजकल के मौसम में हमें कैसी रखनी चाहिए? फ्रूट और वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, फाइबर्स ज़्यादा लें, और बाकी आपने अगर गोश्त खाना है बहुत ज़्यादा, गोश्त का अपना चस्का पूरा करना है तो फिर उसे अकेला खा लें, बजाय कि बिरयानी के साथ 3 प्लेटें चावल भी खाएं और 6 बोटियां खाएं। आप खाली 6 बोटियां खा लें। अगर निहारी फॉर्म में खा लें, हाँ, निहारी लेनी है तो निहारी ले लें आप, बोटियां अलहदा कर लें और साथ आधी रोटी ले लें। ये नहीं कि फिर 4 नान भी खाने हैं और फिर 3 प्लेटें निहारी की भी खानी है, ये ज़्यादा नुकसानदेह है। बजाय कि आपने अगर निहारी से ही चस्का पूरा करना है ना, तो खाली निहारी ज़्यादा खा लें, रोटी चावल की मिकदार कम कर लें ताकि कैलोरीज कम हो। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि हम बारबेक्यू पार्टीज में जाते हैं, हर कोई तो नहीं मगर नॉर्मली जो मीट होता है वो टेंडर नहीं होता, कच्चा रह जाता है, बारबेक्यू के अंदर चल जाता है, उसके बाद भी बड़े मसाइल होते हैं। कच्चे गोश्त के क्या असरात हो सकते हैं? कच्चे गोश्त से अगर तो उसमें बैक्टीरियाज थे, पॉइजनिंग थी, तो कच्चा गोश्त खाएंगे तो जल्दी बीमार होगा। अगर गोश्त पक गया तो बैक्टीरिया मुंह तो मर जाता है, लेकिन अगर कच्चा पका खाएंगे तो उसमें तो फिर आप समझ लेंगे कि बैक्टीरिया को आप खा रहे हैं ना, आप जरासीम को उठा उठा के खा रहे हैं, तो उसमें वो जल्दी बीमारी के चांसेस हैं। उसके अलावा मैदा भी खराब होगा। ठीक है, और फाइबर ज्यादा करना है, फ्रूट ज्यादा करना है, पानी ज्यादा करना है। पानी कितना कंज्यूम करना चाहिए? क्योंकि गर्मी है लेकिन मौसम आपको पता है बिल्कुल शेक कर रहा है। कभी आपको पता है 2 दिन पहले टेम्परेचर जो है लाहौर का किस तरह नीचे गया है, उससे पहले कितना ऊपर था? जो नॉर्मल मिकदार हर इंसान को चाहिए रोजाना की, वो तकरीबन 1.5 लीटर है, प्लस जितनी स्वेटिंग होगी।